उस दौर में अच्छी बात ये थी कि मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते। तो क्योंकि आज हम उस दौर की कहानी सुनने चल रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए 45 मिनट के लिए अपने मोबाइल फोन से दूरी बना लें। किस्सा जब हम सुनाते हैं उसकी परंपरा ये है कि कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप, ये झांसी की रानी की दास्तान है, जहाँ पर आपको कोई बात अच्छी लगे, आपको पता है कि अपनी जो प्रतिक्रिया है वो हम तक कैसे पहुँचानी है, और वरना कुछ ना करें, सिर्फ इस कहानी को सुनिए, इतनी सी। सर, आप लोग भी जो सामने खड़े हैं, सन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बारात में दूल्हा, चमन में गुल, फूल में खुशबू, जिस्म रूह, आंख में नूर, दिल में सुरूर, सीपी में मोती और नाव में लंगर की जो शान होती है, वही शान हिंदुस्तान की शक्ति स्वरूपा स्त्रियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की है। कि रानी के शौर्य का किस्सा जब भी छिड़ता है तो मन में तारीख का एक दौर जिंदा हो जाता है। तो सुनाने वाले इस तरह सुनाते हैं कि साल था 1842, जगह बिठूर का पावन धाम और गंगा का निर्मल किनारा। एक शाम आसमान पर बादल छाए थे, दिन ढल चुका था कि तभी देखा दूर से दो लोग घोड़े पर सवार चले आते हैं। दोनों बच्चे ही नजर आ रहे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़के की उम्र कुछ 16 साल, लड़की की यही कुछ 12-13 साल। लड़का एक जरा आगे निकला तो लड़की ने अपने घोड़े को एड़ दी और कहा, अच्छा बेटा, देखती हूँ कैसे आगे निकलता है। और इसके बाद लड़की पलक झपकते लड़के से बहुत आगे निकल गई। लड़के ने बराबरी जो करनी चाहिए, घोड़े की रफ्तार बढ़ाई तो घोड़ा लड़खड़ाया और सीधा जमीन पर आ गिरा। घोड़े का गिरना था कि लड़का भी गिरा, सर उसका एक पत्थर से टकराया, खून बहने लगा और लड़का चिल्लाया, मनु मैं मरा। इतना सुनना था कि लड़की ने तुरंत अपना घोड़ा रोका, मोड़ा और उतर कर ढांढस बंधाते हुए लड़के से कहा, घबराओ मत नाना, चोट बहुत गहरी नहीं लगी है, तुम्हें अभी कोठी पर लिए चलती हूँ, वहां मरहम पट्टी हो जाएगी और बस तुम चंगे हो जाओगे। इतना कहकर मनु ने एक हाथ से घोड़े की लगाम थामी, दूसरे से खून में तर नाना को बिठाया और फिर खुद उसके पीछे जा बैठी। मोरोपंत मनु के पिता जब मनु नाना साहब को लेकर खून में तरबतर कोठी पर पहुंची तो मोरोपंत मनु के पिता दोनों की हालत देखकर घबरा गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उन्होंने मनु से पूछा, अरे मनु, ये चोट कैसे लगी? अरे काका, मुझे नहीं आई है चोट, ये आपके लाडले नाना है ना, इन्हें आई है चोट। अरे मगर लगी कैसे? अरे जरा सी बात थी, घोड़े ने ठोकर खाई, ये संभल नहीं सके, बिछड़ गए, घोड़ा चल निकला। मोरोपंत ने मनु की इस मस्ती पे ध्यान नहीं दिया, मगर वो इस बात से बहुत खुश थे कि उनकी बिटिया मनु नाना साहब से उम्र में छोटी होने के बावजूद उसे अपने घोड़े पर अकेले बिठाकर कोठी तक ले आई थी। मोरोपंत ने नाना को एक मुलायम बिछौने पर लिटा दिया, उसके घाव को धोया, उस पर मरहम लगाया, पट्टी बांधी, मगर नाना दर्द से तड़प रहा था और उसकी ये तड़प मोरोपंत को परेशान कर रही थी। मगर तभी मनु इठलाई और बोली, नाना अब इतनी भी नहीं लग गई है, 56 बाल्टी आंसू बहा दिए, और काका आप भी ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। चोट जरा सी नहीं है मनु, खून देखो कितना बह गया। अरे खून तो बह ही गया है, अब आंसू तो न बहाए। और काका, आप जो वीर शिवाजी महाराज की गाथाएं सुनाया करते थे, उनमें क्या लड़ाइयाँ रेशम की डोर और कपास
बच्चा है। बच्चा मुझसे बड़ा है, कुश्ती और मलखम करता है। अभिमन्यु क्या इससे बड़ा था? तब की बात और थी मनु। क्यों? अब क्या बदल गया है? सब कुछ वही है, वही धरती, वही चंदा, वही सूरज, वही सितारे। अब क्या बदल गया है? अब इस देश का भाग्य बदल गया है, अंग्रेजों के भाग्य का उदय हुआ है। ये सब मनगढ़ंत है, डरपोकों का ढकोसला। और मैं डरपोक नहीं हो सकती। और काका, आप ही तो सिखाते थे कि मनु तू दुर्गा बनना, शक्ति बनना, जीजाबाई बनना, ये बनना, वो बनना। तो क्या ये सब डरपोक थी? मोरोपंत समझ गए कि इस लड़की से बहस में जीतना मुमकिन ही नहीं। मन ही मन में वो बहुत खुश भी हुए कि वो ऐसी विलक्षण कन्या के पिता हैं, और दिल में ये आस भी जगी कि इस कन्या के लिए कोई वर मिल जाए तो बात बन जाए। कुछ ही समय बाद झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु का रिश्ता तय हो गया। मोरोपंत सही समय पर मनु को लेकर झांसी आ पहुंचे, क्योंकि शादी की सारी रस्में यहीं होना तय हुआ था। शहर के गणेश मंदिर में सीमंती और वर पूजा की रीतियां निभाई गई। राजा गंगाधर राव पूरी ठाट बाट के साथ मंदिर आए थे। मनु ने आज पहली बार अपने दुल्हे राजा को देखा था। अभी ठीक से देख भी नहीं पाई थी कि लड़कियों को एक समूह ने उसको आकर घेर लिया। 3 लड़कियां कुछ आगे आ गई। मनु बोले, हाँ भाई, क्या, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक बोली, महारानी, हम आपकी दासियां हैं। मैं सुंदर, ये मुंदर, ये काशी और ये बाकी सब। मनु बोले, दासियां नहीं, दासियां क्या होता है? तुम लोग मेरी सहेलियां बनोगी, पर हाँ, एक शर्त है, जिसको भी मेरे साथ रहना है उसे घोड़ा चलाना आना चाहिए। तीर, तलवार, छुरी, कटार, ये सब भी चलाना सीखना पड़ेगा। और दोनों हाथों से अगर एक जैसे हथियार चलाना सीख जाओ तो क्या ही बात हो जाए। लड़कियां टकटकी बांध कर मनु की ये बातें सुन रही थी। मनु लड़कियों की हैरत को समझ गई और उनकी हैरत को और बढ़ाते हुए बोली, मुझे यही सब पसंद है, तलवार चलाना, मलखम करना और हाँ, कुश्ती करना। कुश्ती? अब ये पुरुषों या आदमियों जैसा काम करने की बात पर लड़कियों के चेहरे पर लाज की लाली छा गई और कुछ जोश भी आया। काशी ने ठहरती हुई आवाज में पूछा, पर ये सब उन्हें सिखाएगा कौन? मनु बोली, मैं सिखाऊंगी। बिठूर के मशहूर बाला गुरु सिखाएंगे और आसपास जितने भी बड़े बड़े उस्ताद हैं वो सब सिखाएंगे। मनु ने ये बात कुछ सदा से कही थी कि लड़कियों ने सच में अपनी सारी चिंताएं मनु पर छोड़ दी और अपनी नई महारानी, जो अब उनकी सहेली बन चुकी थी, उसके स्वागत में तत्पर हो गई। शादी बड़े अच्छे तरीके से पूरी हुई, सारी रस्में संपन्न हुई और शादी के बाद परंपरा अनुसार मनु को मिला उसका नया नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो राजा गंगाधर राव को नाटक देखने का बड़ा शौक था और उन्होंने झांसी में इसी शहर में एक भव्य नाटकशाला भी बनवाई थी। तो जब शादी के कुछ दिन बीत गए तो एक दिन राजा साहब ने अपनी नई नवेली रानी से भी कहा, आप नाटक देखने चलेंगी? रानी ने फरमाया, हाँ, स्वराज तो आ ही गया है, अब नाटक देखने के सिवाय काम ही क्या बचा है। राजा साहब को व्यंग्य का ये बाण जरा गहरा लगा, मगर फिर अपने आप को संभाला और पूछा, अरे मगर ये कुश्ती, तलवार, मलखम, पहलवानी, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ पसंद है? पसंद है ना, सहेलियों को अपना सा बनाना। राजा साहब फिर चक्कर में पड़े, पूछने लगे कि मगर लड़कियों को योद्धा बनाकर, पहलवान बनाकर, फने सिपहगरी सिखाकर हासिल क्या होगा? ये तो राजा साहब अभी मुझे खुद भी नहीं मालूम, पर तन और मन को सबल बना लेना क्या कम महत्व की बात है? जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो बताएं कि तन और मन को मजबूत बना लेना क्या कम महत्व की बात है? तो एक तरफ तो ये हाल था और दूसरी तरफ हाल ये था कि अंग्रेज पूरे मुल्क पर जुल्म की चक्की चला रहे थे। बिहार और बंगाल उनकी मुट्ठी में था, पंजाब पर वो पहले ही काबिज थे और
मध्य प्रदेश उनकी बपौती बनता जा रहा था। और इस पूरे दृश्य में सिर्फ दो रोड़े थे जो अंग्रेजों की निगाह में खटकते थे, एक झांसी की बड़ी मराठा रियासत और दूसरी लखनऊ की नवाबी। तो हाल झांसी का सुनिए कि यहाँ के राजा गंगाधर राव को हर वक्त ये फिक्र सताती रहती कि अगर वो बे औलाद मरे तो अंग्रेज झांसी के राज को कंपनी के राज में मिला देंगे। राजा गंगाधर राव ने जब लक्ष्मीबाई से मनु से शादी की तो एक औलाद हुई, लेकिन जन्म के कुछ ही महीनों बाद दुर्भाग्य से चल बसी। इस बेटे की मौत ने राजा साहब को तोड़ कर रख दिया। जब हालत बहुत खराब हुई तो आखिरी समय में उन्होंने अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के बेटे को गोद लिया, उसे दामोदर राव नाम दिया और कानूनी और धार्मिक तौर पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ये सारी जद्दोजहद सिर्फ इस एक उम्मीद में कि अंग्रेज गोद लिए गए इस बेटे को उनका उत्तराधिकारी मान लेंगे और झांसी का राज मिटने से बच जाएगा। इसके कुछ ही दिनों बाद राजा साहब चल बसे और उनकी मौत के बाद झांसी की सियासत ने जो रुख बदला तो उसका असर पूरे मुल्क की सियासत पर पड़ा। राजा साहब के इंतकाल के बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गोद लिए गए बेटे को राजा का उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया और झांसी के राज को कंपनी के राज में मिलाए जाने का हुक्म जारी कर दिया। और यह हुक्मनामा भेजा झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मैल्कम को। मैल्कम ने यह हुक्मनामा दिया मेजर एलिस को और कहा कि सरे दरबार जाकर बावाज़े बुलंद इसे पढ़ा जाए। तो मेजर एलिस जब हुक्मनामा लेकर झांसी के दरबार में पहुंचा तो तारीख थी 13 मार्च 1854। मेजर एलिस ने जब अपनी जेब से वो हुक्मनामा निकाला तो दरबारियों के कलेजे धक धक करने लगे। एक सांस में बावाज़े बुलंद मेजर एलिस ये हुक्मनामा पढ़ता चला गया और जब उसका ऐलान खत्म हुआ तो दरबारियों के मुंह से निकला हाय, दीवान के मुंह से निकला उफ और मोरो पंथ के मुंह से निकला अनहोनी हुई। और बहुत सारे ऐसे थे जिनके मुंह से कुछ नहीं निकल सका, जो सन्न रह गए, खामोश रह गए। और ये खामोशी तभी टूटी जब यकबयक बुलंद लहजे में पर्दे के पीछे से झांसी की रानी के स्वर गूंजे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज मामूली से लगने वाले ये शब्द हिंदुस्तान के इतिहास में अमर हैं और झांसी की कलगी पर मणिमुक्ता बनकर दमकते हैं। एलिस के इस ऐलान के बाद रानी की खास सहेली मुंदर बेहोश हो गई। होश में आई तो बोली, छाती पर जाएन अंग्रेजन की गुटक ले झांसी। रानी ने उसे प्यार से झटका, क्यों री मुंदर, ये बेहोश होना कहाँ से सीखा? क्या इसी छोटे से राज के लिए हम लोग जिंदा हैं? मुंदर फिर से रोने लगी। रानी ने पुचकारा। एलिस के इस ऐलान की खबर सारे झांसी वालों को हो गई थी। उनके दुख का ठिकाना नहीं था। रानी की निजी सेना तो तुरंत हमला कर देना चाहती थी, मगर रानी ने समझाया नहीं, अभी सही समय नहीं आया। राज छिन जाने के बाद सबसे पहले जो हुआ वो ये कि रानी को किले से बाहर कर दिया गया और उन्हें शहर के रानी महल भिजवा दिया गया। उनसे हुकूमत के सभी अधिकार छीन लिए गए। झांसी की सेना बर्खास्त कर दी गई। ये समय रानी के लिए बड़ा दुखदाई, बड़ा कष्टमय था, मगर उनके मन में एक ही लगन, एक ही भावना हर वक्त रही, स्वराज की भावना। राजा की मौत के बाद तात्या टोपे और नाना साहब अक्सर झांसी आते और पूरी तफसील से भारत के सियासी हालात रानी को समझाते। रानी भी बड़ी संजीदगी से सब कुछ समझ रही थी और खुद को और अपनी सेना को उस खास दिन के लिए तैयार कर रही थी। वो जानती थी कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तो रानी महल के ठीक सामने एक कुतुबखाना था, एक पुस्तकालय था और उसके पीछे एक बहुत बड़ा बाग था जो अब तक रानी ही के पास था। तो रानी हर सुबह नियम से उस बाग में जाती और अपने साथ खास तौर पर झांसी की लड़कियों
औरतों को ले जाती और भी झांसी वालों को ले जाती और सुबह से शाम तक खूब रियाज करती, खूब साधना करती, हथियारों की, कुश्ती की, खेल कूद की, गोलेबाजी की, तीरंदाजी की, और ये सब कुछ इस शिद्दत से करती जैसे ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम काम है। इतना ही नहीं, रानी महल में पुरानी लड़ाइयों के नक्शे थे, वो सब निकलवा लिए गए और गौर से उनका अध्ययन किया गया। झांसी में जितने भी माहिरीन जंग थे, युद्ध कला के उस्ताद थे, सबको बुलाया गया और नए सिरे से रणनीति तैयार की गई। इतना ही नहीं, रानी अपनी खास टुकड़ी के साथ हर रोज झांसी के आसपास के इलाकों में घुड़सवारी करती हुई देखी गई, ताकि झांसी के आसपास का पूरा भूगोल उनके जहन में नक्श हो जाए, उनके मस्तिष्क में छप जाए। उनके पुराने सरदार जो फौज से बरतरफ हो चुके थे, चूंकि फौज अंग्रेजों ने बर्खास्त कर दी थी, मगर ये सरदार अपनी खुददारी को, अपने स्वाभिमान को, अपने देश प्रेम को न भूले थे। इसलिए रानी ने इन्हें बुलाया और खास तौर पर तैयार रहने को कहा। और जब ये सब तैयारियां पूरी हो गई तो फिर दामोदर राव के जनेऊ संस्कार के बहाने रानी ने सारे सरदारों को इकट्ठा किया और आगे की मंसूबाबंदी की। उधर अंग्रेज जो जुल्म हिंदुस्तान पर कर रहे थे, उस जुल्म के खिलाफ अब कई दिलों में विद्रोह की चिंगारी पैदा हो गई थी और बहुत से दिल ऐसे थे जिनमें ये चिंगारी शोला बन के लपकती थी। तो जून 1857 आते आते पूरे मुल्क में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। तो इसी झांसी में क्रांतिकारी सिपाहियों ने झांसी के स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया और यहाँ जो अंग्रेज मौजूद थे उन्हें झोकन बाग ले जाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस खूनरेजी के बाद अंग्रेज थर्रा गए, घबरा गए और झांसी से भाग खड़े हुए। मगर ये तय हो गया कि अंग्रेज लौटेंगे और जब लौटेंगे तो टक्कर होगी। मगर फिलहाल अंग्रेज झांसी से बाहर थे और पूरे मुल्क में क्रांति को दबाने की कोशिशें कर रहे थे। जून 1857 से मार्च 1858 तक झांसी रानी ही के इख्तियार में रही। किले पर एक बार फिर रानी का झंडा लहराने लगा। जब रानी तख्त पर आई तो बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी हुई कि एक औरत क्या, एक लड़की 23 साल की नवयौवना, ये भला राज करना क्या जाने। तो इस गलतफहमी के तहत बहुत सारे लोगों ने झांसी की तरफ नजर उठाकर देखा। तो सबसे पहले राजा गंगाधर राव के नजदीकी रिश्तेदार सदाशिव राव और उसके बाद ओरछा और दतिया की मिली जुली सेनाओं ने झांसी पर हमला किया। मगर दोनों ही बार रानी ने इस हुनरमंदी, इस बहादुरी, इस जुर्रत, इस हिम्मत, इस शुजाअत से लड़ाई लड़ी कि पहली बार में ही दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और यहां से ये बात, ये पैगाम अंग्रेजों तक भी पहुंचा कि झांसी का मोर्चा आसान नहीं होने वाला। कुल मिलाकर झांसी रानी के पास थी और अब अजीम अंग्रेज फौजी कमांडर जनरल ह्यू रोज मार्च 1858 में झांसी की तरफ एक बहुत बड़ी सेना लेकर बढ़ा। तो एक तरफ 57 साल का तजुर्बेकार फौजी कमांडर जनरल ह्यू रोज था, जिसने अपनी जिंदगी में कई फौजों में अंग्रेजों की क़यादत की थी, नेतृत्व किया था। और दूसरी तरफ 23 साल की एक नवयौवना थी, जिसने अभी अभी अपने पति को खोया था, अपनी औलाद को खोया था, अपने राज को खोया था, अपने ही नजदीकी रिश्तेदारों से लड़ाइयां लड़ी थी। मगर इन सब के बावजूद उठ खड़ी हुई थी अपने स्वाभिमान की आवाज पर दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत के खिलाफ। रानी इस दिन के लिए हमेशा से तैयार थी। अलग अलग विभाग बनाए गए थे और तजुर्बेकार लोगों को उनका मुखिया बनाया गया था। गोला और बारूद पुर्जों में इकट्ठा कर लिया गया था
फसीलों की छेदों में से बंदूक चलाने का काम जिन सैनिकों को दिया गया, उनकी बढ़िया व्यवस्था कर ली गई। और सूचना तंत्र वो तो इतना मजबूत, इतना पुख्ता कर लिया गया कि समाचार इधर से उधर, उधर से इधर मिनटों में आ जा सके। ऐसा यकीन था कि जनरल ह्यूरोज दक्षिण की तरफ से हमला करेगा, इसलिए सागर खिड़की, ओरछा फाटक, उन्नाव फाटक और सैयर फाटक का खास इंतजाम किया गया। दीवान दुल्हाजू और पीर अली ओरछा फाटक पर तैनात थे। हालांकि इन्हीं दोनों ने बाद में गद्दारी की और झांसी के मिटने की वजह बने। दीवान जवाहर सिंह तजुर्बेकार आदमी थे। इनको झांसी के सब फाटकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। किले के अंदर कम से कम 50 तोपें लगाई गई थी, जिनमें कड़क बिजली छोटी बहन मशहूर थी। किले के अंदर राहतगढ़ के जाबाज पठान, चुने हुए बुंदेली सैनिक और रानी के द्वारा तैयार की गई स्त्री सेना तैनात की गई। और इस तरह लगभग 4000 वीर झांसी की हिफाजत में डटे। तारीख थी 23 मार्च 1858। जनरल ह्यूरोज अपनी बड़ी सेना लेकर झांसी आ पहुंचा। युद्ध शुरू हो गया। ओरछा फाटक और सैयर फाटक पर अंग्रेज दनादन गोले बरसा रहे थे और गोलों की इस चादर के नीचे अंग्रेज सिपाही संगीनी बंदूकें लिए हुए दीमक की तरह से आगे बढ़ रहे थे। किले पर से रानी के गोलंदाजों ने देखा तो मुस्कुराए और कहा, जरा हमारी तोपों की जद में आओ तो तुम्हें बताएं। और जैसे ही अंग्रेजी फौज तोपों की जद में आई, झांसी वालों ने ऐसे गोले बरसाए कि अंग्रेजी फौज छिन्न भिन्न हो गई। इन भागते हुए सिपाहियों पर भाऊ बख्शी ने कड़क बिजली और गुलाम गौस खान ने खन गरज की मार फेंकी। अरे पहली टक्कर में ही भगदड़ मच गई, अंग्रेजों के होश उड़ गए और फिर तो पूरे दिन झांसी वालों ने कोई मौका नहीं दिया अंग्रेजों को। जब शाम हुई तब अंग्रेजों के हाथ एक मौका आया। उस जमाने में आज़ीम फौजी उसूल ये था कि जंग सिर्फ दिन के उजाले में लड़ी जाती थी और जैसे ही सूरज डूबता था जंग रोक दी जाती थी। मगर यहाँ आलम ही दूसरा था। यहाँ सूरज ढला मगर जंग की भयावहता में, खौफनाकी में कमी नहीं आई। जंग वैसी की वैसी जारी रही। मगर रानी, झांसी की रानी ऐसी दूरंदेश थी कि उन्होंने इस जंग के लिए खास तौर पर दोहरी पाली डबल शिफ्ट का इंतजाम किया था। तो जैसे ही सूरज डूबा तो एक यादगार वाकया हुआ कि जैसे ही सूरज डूबा झांसी के मर्द पीछे हटे और तोपों की जिम्मेदारी झांसी की औरतों ने संभाली। यह अजीम कोई एक दिन की बात नहीं थी। इस दिन के लिए झांसी की रानी ने खास तौर पर खवातीन की फौज को तैयार किया था। तो जैसे ही सूरज डूबा झांसी की औरतें आगे आईं और तोपें संभालकर ऐसे गोले दागे कि ह्यूरोज इतना बड़ा फौजी कमांडर, उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। उसकी टांगें कांपने लगी, कदम लड़खड़ाने लगे। करीब था कि गश खाकर गिर जाता, मगर पास खड़े स्टुअर्ट ने उसे संभाला। ह्यूरोज बोला स्टुअर्ट से कि ये मैं क्या देख रहा हूं? औरतें तोप चला रही हैं, जंग के बीच खाना पानी बांट रही हैं, गोले आसमान से बरसते हैं। झांसी वाले टस से मस नहीं होते। मौत का खौफ भूल गए हैं क्या? स्टुअर्ट ने कहा, ये सब के सब नेपोलियन बन गए। नेपोलियन की बात सुनी तो ह्यूरोज तमतमाया, कहने लगा अगर ये नेपोलियन बन गए हैं तो मैं किले को इनका वॉटरलू बनाऊंगा। स्टुअर्ट ने ताना मारा, कहा तुम झांसी को जिंदा काबू करो तो मानूं। मगर रानी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई दिनों तक अंग्रेजों और रानी की सेना के बीच जबरदस्त टक्कर चलती रही। मगर सबसे ज्यादा परेशान अंग्रेजों को किया था गुलाम गौस खान ने। उसके घनगरज तोपखाने का नाम उन लोगों ने विस्लिंग मॉन्स्टर रखा था, हल्ला करने वाला शैतान। गुलाम गौस खां बड़ी बहादुरी से लड़ा और लड़ते लड़ते यहीं झांसी में शहीद हुआ। उसकी कब्र आज भी किले के अंदर मौजूद है। दूर दराज से
जो भी लोग उसकी कब्र पर जाते हैं उसकी हिम्मत, उसकी बहादुरी, उसकी शुजाअत, उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं। एक शाम है, जंग के बीचों बीच रानी का पश्चिमी मोर्चा खामोश हो गया। हुआ यह था कि पश्चिमी मोर्चे की दीवार टूट गई थी और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर कि जब तक तोपों को किनारे किया जाए और दीवार की मरम्मत हो सके, इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर एक अंग्रेजी दस्ता चुपके चुपके चोरों की तरह किले की तरफ बढ़ने लगा, मगर सैयर फाटक पर तैनात कुंवर सागर सिंह की मुस्तैद निगाहों से बच न सका। कुंवर सागर सिंह ने तोप का निशाना बांधा, तोप दागी, मगर निशाना नहीं लगा। अब सागर सिंह उधर से भाग के खंडेराव फाटक पर आया। वहां जो सिपाही मौजूद थे उनसे कहा कि गोरे किले के अंदर आना चाहते हैं, अगर इन्हें रोकना है तो अभी के अभी नीचे उतरना पड़ेगा। सबने हैरत जाहिर की कि नीचे उतरने की तो इजाजत ही नहीं है, पहले रानी साहब से या दीवान साहब से इजाजत लेनी होगी और आमने सामने नीचे उतरकर लड़ाई लड़ने का सीधा मतलब है मौत। मगर सागर सिंह ने कहा कि जब तक इजाजत आएगी गोरे किले के अंदर आ जाएंगे, फिर इजाजत का क्या होगा। और मौत से बुंदेले कब डरने लगे, सबसे पहले रस्सी लगाकर सागर सिंह नीचे उतरा और उसकी हिम्मत से हिम्मत पाकर 100 जवान और नीचे उतरे और सामने से आते इस अंग्रेजी दस्ते पर नंगी तलवारें लेकर टूट पड़े। भयंकर घमासान हुआ, एक एक बुंदेली सैनिक कट गया, मगर एक भी अंग्रेज को किले के अंदर नहीं आने दिया। कुंवर सागर सिंह भी खंडेराव फाटक पर बहादुरी से लड़ता हुआ शहीद हुआ, मगर उस दिन उसकी हिम्मत ने अंग्रेजों को किले के अंदर आने से रोक दिया। झांसी का किला बच गया। जब उसकी शहादत की खबर रानी को मिली तो वो वीरांगना, उनकी आंखों में आंसू छलछला गए और उन्होंने भरे हुए गले से सिर्फ इतना कहा कि जिस देश में सागर सिंह जैसे वीर जन्म लेते हो, जो देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह ना करते हो, उस देश को ज्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता। मगर अब सीमित संसाधनों के चलते रानी के लिए किले के अंदर से लड़ाई जारी रखना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा था। रानी ने जूही को बुलाया और तात्या टोपे के पास कालपी भेजा, मदद मंगवाई। अगले ही दिन तात्या टोपे अपनी बड़ी रुहेली सेना लेकर झांसी आ पहुंचे। 1 अप्रैल को बेतवा के किनारे उनकी अंग्रेजी फौज से टक्कर भी हुई, मगर जनरल यूरोस तजुर्बेकार अफसर था। उसने तात्या की रणनीति को पहले ही भांप लिया और इसी वजह से तात्या को पीछे हटना पड़ा। उधर दीवान दुल्हाजू और पीर अली अंग्रेजों के लालच में आ गए और लालच में आकर उन्होंने ओरछा फाटक खोल दिया। और फिर क्या था, अंग्रेजी सेना झांसी में अंदर दाखिल हो गई। हर तरफ आग लगाई जा रही थी, चारों तरफ हाहाकार मच रहा था। एक एक करके रानी के सब जियाले शहीद हो रहे थे। रानी की सेना मरती कटती जा रही थी। अब रानी और उनके साथियों को लग गया कि किले के अंदर से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, तो बुजुर्ग नाना भोपटकर की सलाह पर रात के अंधेरे में भांडेरी गेट से कालपी जाने की बात मान ली गई। तारीख थी 4 अप्रैल 1858। रानी ने अपने 8 साल के छोटे से बेटे, अपने 8 साल के जिगर के टुकड़े दामोदर राव को एक चादर से अपनी पीठ पर कसा। सुंदर मुंदर रघुनाथ सिंह और पठानों की एक टोली के साथ भांडेरी गेट की तरफ पड़ी। वहां अंग्रेज पहले से ही मौजूद थे। रानी और उनके बीच जबरदस्त टक्कर हुई। रानी उनको चीरती फाड़ती हर हर महादेव का उद्घोष करती हुई बाहर निकल गई। रानी जब भांडेरी गेट से बाहर निकली तो भारतीय इतिहास की एक अमर घटना हुई। झलकारी नाम की एक आम महिला सिपाही, जो रंग रूप कद काठी हाव भाव कदो खाल
तेवर और वीरता में रानी ही की तरह थी। उसने खुद को रानी की तरह सजाया, उन्हीं के कपड़े और जेवर जेबतन किए और उनके घोड़े पर सवार होकर किले के अंदर दाखिल होते अंग्रेजों पर काल बनकर टूट पड़ी और इतनी बहादुरी से लड़ी कि पलक झपकते कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। झलकारी की आमद ऐसी थी कि सिर्फ उसकी आमद की आहट पाकर अंग्रेजों में भगदड़ मच जाती और एक अंग्रेज फौजी ने जब घबराते हुए झलकारी से पूछा कि तुम कौन हो, तो झलकारी ने सिंघनी की तरह दहाड़ते हुए कहा, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेज उस बहादुर लड़की को जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। वो समझ रहे थे कि उन्होंने झांसी की रानी को पकड़ लिया है। झलकारी भी उन्हें खूब देर तक छकाती रही, जिससे भारत की आन बान शान रानी लक्ष्मीबाई सही सलामत बहुत दूर निकल जाए। अंग्रेज जब उस बहादुर लड़की को जिंदा पकड़ने में नाकाम रहे तो उन्होंने उसे घेर कर मार डाला। वो अब भी यही समझ रहे थे कि उन्होंने झांसी की रानी को मार गिराया है, मगर गद्दार दुल्हाजू ने जब लाश का मुआयना किया तो बताया ये रानी नहीं, ये तो झलकारी है। मगर झलकारी तब तक अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, इतिहास में अमर हो गई थी। रानी रात भर चलती रही और अगली सुबह भांडेर पहुंची। पहुंच नदी के किनारे अभी दम भी न लेने पाई थी कि उन्हें खबर मिली कि लेफ्टिनेंट बोकर अपने घुड़सवार दस्ते के साथ मोर्चे को आ पहुंचा है। लेफ्टिनेंट बोकर आजरीन अपने जमाने का नंबर 1 तलवारबाज था। उसे अपनी तलवार पर बड़ा नाज था। तो जैसे ही लेफ्टिनेंट बोकर मुकाबले को आया, रानी सामने आई। बोकर ने आगे बढ़कर रानी पर हमला किया। रानी ने बिजली की गति से वार बचाया, खुद को पीछे किया और फिर पलक झपकते पलटकर जो एक हाथ मारा तो पहले ही हाथ में बोकर सीधा जमीन पर आ गिरा, घायल हुआ। बोकर का जमीन पर गिरना था कि ये नजारा जब उसके साथ के तलवारबाजों और घुड़सवारों ने देखा तो उनमें ऐसी दहशत तारी हुई रानी की कि सब के सब उल्टे पैरों वापस भागने लगे। जख्मी होकर बोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। भागते हुए इन फौजियों में से किसी ने एक गोली चलाई जो दुर्भाग्य से रानी के घोड़े को लग गई। मगर इस आलम में भी वो घोड़ा रानी को लेकर वहां से निकला। रास्ते में खून बह जाने की वजह से उस घोड़े ने वीर गति पाई। रानी ने उसी वक्त रास्ते में किसी गांव से दूसरे घोड़े का इंतजाम किया और लगातार चलती रही। 102 मील का सफर बिना कुछ खाए पिए तय किया और आधी रात को कालपी जा पहुंचे। यहाँ कालपी में उनकी मुलाकात नाना साहब के भाई राव साहब और तात्या टोपे से हुई। अंग्रेज भी पीछे पीछे आ गए। अप्रैल का तीसरा हफ्ता था। कालपी में और कोंच में जबरदस्त लड़ाई हुई। बुंदेले बहुत बहादुरी से लड़े और फिर वहां से गोपालपुरा की तरफ निकल आए कि वहां नए सिरे से हिकमत अमली रणनीति तैयार होनी थी, मंसूबाबंदी होनी थी। और यहाँ गोपालपुरा में रानी ने अब एक ऐसा सवाल उठाया, एक ऐसा मशवरा दिया कि जिसने सुना वही हैरान हो गया। गोपालपुरा पहुंचकर रानी ने एक मशवरा दिया कि अब अंग्रेजों से जमकर लड़ने के लिए हमें एक किले की सख्त जरूरत है। सब लोगों ने बात का समर्थन तो किया, मगर पूछा कौन सा किला समझ में आता है? रानी बोली ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला उन दिनों मध्य भारत में सबसे शानदार और अभेद्य था। वहाँ की सेना तो रानी की तरफ थी, मगर वहाँ के महाराज अंग्रेजों के प्रति जरा नर्म थे। लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद रानी का ये मशवरा आखिरकार मान लिया गया और अगले ही दिन तात्या टोपे और रानी ने ग्वालियर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और वहां पहुंचकर उनकी तलवारों ने ऐसी आग उगली कि बस, और बहुत जल्द ही रानी ने ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। इस जीत के बाद राव साहब और उनका खेमा
जश्न मनाने में ही डूबे रहे। रानी ने कई बार आपत्तियां जताई, तमाम एतराज किए, मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी। उधर जनरल ह्यूरोस आखिरी हमले की तैयारी कर रहा था। वो इस बात से बहुत बौखलाया हुआ था कि इन लोगों ने झांसी और कालपी हारने के बावजूद ग्वालियर जीतने का सपना देखा और उस सपने को पूरा भी कर लिया। वो समझ गया था कि अगर झांसी की रानी जिंदा रही तो हिंदुस्तान में अंग्रेजी शासन की खैर नहीं। सो उसने तय कर लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, झांसी की रानी को मार गिराना है। तो 6 जून को वो ब्रिगेडियर स्मिथ और ब्रिगेडियर स्टुअर्ट के साथ कालपी से ग्वालियर की तरफ बढ़ा। 16 जून को वो ग्वालियर पहुंच भी गया था और इसी बीच रास्ते में पेशवा सेना को हराकर उसने मुरार पर कब्जा कर लिया था। मुरार की हार की खबर जब राव साहब को हुई तब जाकर उनकी बेहोशी दूर हुई और ये खबर जैसे ही रानी के पास पहुंची, उन्होंने फौरन अपने साथियों को बुलाया और कहा, तैयार हो जाओ, युद्ध शुरू होने वाला है। बस एक बात का ख्याल है, इस युद्ध में अगर मैं मर जाऊं तो किसी भी कीमत पर मेरा शरीर उन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। बहुत जल्द ही युद्ध की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। 17 जून 1858 ग्वालियर की जंग, पहला दिन। अंग्रेजी फौज जब मुकाबले को आई, हमले को आई, तो झांसी वालों ने ग्वालियर के किले पर से गोले बरसाकर उनका स्वागत किया। गोलों का बरसना ऐसा था कि अंग्रेजी फौज में भगदड़ सी मच गई। अब यहाँ रानी के घुड़सवार दस्ते आगे आए और यहीं पर ब्रिगेडियर स्मिथ को थोड़ा मौका मिल गया। इस बार वो पूरी तैयारी से आया था, बहुत बड़ा घुड़सवार दस्ता लाया था। जैसे ही रानी के घुड़सवार आगे किए, स्मिथ ने बदले में इतने घुड़सवार उतार दिए कि रानी के थोड़े से घुड़सवार उसमें जैसे फंस कर रह गए। रानी ने ये नजारा देखा कि उनके घुड़सवार फंसे हुए हैं, तमाम कोशिशों के बाद भी निजात की कोई राह नहीं। तो रानी खुद घोड़े पर सवार होकर आगे आई, बीच में आई और एक एक सरदार के पास जाकर उसका हौसला बढ़ाने लगी। सबसे पहले वो पठानों के नेता गुल मोहम्मद के पास पहुंची और उनसे कहा, क्यों पठान, आज हाथ धीमा क्यों पड़ रहा है? पठान रानी के शब्द सुनकर जोश में आया। उसने कहा, हुजूर, इस हाथ की काट आप देखिए। और उसके बाद पठान रेल पेल मचाते हुए काटते पीटते आगे बढ़े और गुल मोहम्मद ने रानी से कहा, हुजूर, चूहे का तोपखाना दुरुस्त कीजिए। रानी तेजी से जूही की तरफ बढ़ी। जूही अपना तोपखाना जारी किए हुए थी, मगर लाल कुर्ती सवारों को पीछे हटता देख कुछ घबरा गई थी। रानी जोर से चिल्लाई, जूही, तोप का मोहरा एक अंगुल नीचा कर। जूही ने अपने साथियों की मदद से ठीक वैसा ही किया। रानी फिर दहाड़ी, जूही मार। जूही ने एक जबरदस्त धमाका किया और इसके साथ ही अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी पूरी की पूरी साफ हो गई। उस दिन रानी घूम घूम कर सब साथियों का हौसला बढ़ा रही थी। उस दिन सब कुछ अच्छा था। अंग्रेज शक्ति और संख्या दोनों में ज्यादा थे, मगर रानी का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर एक गड़बड़ हो गई। उस दिन के युद्ध में रानी का घोड़ा शानदार प्रदर्शन करने के बाद घायल हो गया। रानी ने ग्वालियर के शाही अस्पताल से एक नया घोड़ा मंगवाया। मुंतर जब घोड़ा लेकर आई तो रानी उस घोड़े से खुश नहीं थी। उन्हें घोड़ों की विलक्षण पहचान थी, मगर वक्त कम था और काम ज्यादा, इसलिए आगे उसी घोड़े से काम चलाया गया। 18 जून 1858 ग्वालियर की जंग, दूसरा दिन। आज जब अंग्रेजों ने हमला किया तो पहले लम्हे से झांसी वाले इस रंग में थे कि जैसे आज इस जंग को खत्म करके ही दम लेंगे। आज झांसी वाले इस तरह लड़ रहे थे कि जैसे ये दिन और इसका हर एक लम्हा उन्हीं के नाम लिखा हुआ है। जंग में शानदार तरीके से लड़ाई हो रही थी। अंग्रेजों के छक्के छूट रहे थे, उनमें भगदड़ मची हुई थी। वो घबराए हुए थे कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि बाजी एकदम से पलट गई। क्या हुआ था?
रानी ऐन जंग के बीचों बीच थी, तभी उन्हें खबर मिली कि 2 मोर्चों से अंग्रेज फौजी किले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। रानी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, क्योंकि रानी जानती थी इसका मतलब क्या है। हुआ दरअसल ये था कि यूरोस पिछले काफी वक्त से ये कोशिश कर रहा था कि ग्वालियर की सेना के वो सरदार जो रानी की तरफ जा मिले हैं उनमें से कुछ को तोड़ा जा सके, और आज वो इसमें कामयाब हो गया। तो रानी खुद घोड़े पर सवार होकर उस जगह पर पहुंची तो सामने जो नजारा दिखा, एक पल को वो ठहर गई। सामने एक जन सैलाब था, दुश्मनों का एक महासागर था जो उमड़ता घुमड़ता किले की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रानी ने खामोशी से अपने सरदारों को, अपने साथियों को कुछ इशारा किया, और अगले ही पल ये लोग किले से बाहर निकलकर लड़ने के लिए तैयार हुए। एक जरा आगे बढ़े तो पीछे से भी अंग्रेजी फौज आई। अब कोई चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था कि दुश्मनों के इस महासागर में उतरकर इसे सामने से चीरते हुए, काटते हुए आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बहुत सामने कुछ दूरी पर सोन रेखा नाला था जिसके पार अभी भी पेशवाई सेना थी। तो नाला पार करते ही इस जंग को दूसरा दौर मिल जाना था। रानी और उनके साथियों ने तेजी से दुश्मनों को चीरते फाड़ते आगे बढ़ना शुरू किया। सबसे पहले रानी के पैदल सवार थे, पैदल दस्ता था। सबसे पहले लोहा उन्होंने लिया। जून की चिलचिलाती गर्मी, चिंगारियों ने चिंगारी उगली, लोहे ने खून पिया, देर तक लड़ाई हुई, एक एक प्यादा मारा गया, मगर किसी ने रानी की तरफ एक नागवार कदम नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद लाल कुर्ती सवारों की बारी आई। ये रानी की खास टुकड़ी थी। ये सब भी आखिर तक लड़ते रहे, मगर रानी को अपनी तलवारों के साए में रखा। और रानी, उनका तो आज रंग ही दूसरा था। उनके तो कहने ही क्या। एक अंग्रेज फौजी जो ग्वालियर की जंग के दूसरे दिन रानी के साथ लड़ा था, उसने अपनी डायरी में लिखा कि मैंने ग्वालियर की जंग के आखिरी दिन रानी लक्ष्मीबाई को लड़ते हुए अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। रानी अपने घोड़े की लगाम को अपने दांतों में दबाए, अपने 8 साल के बच्चे को अपनी पीठ में बांधे, दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई आगे बढ़ रही थी। और बुंदेलखंड वाले, झांसी वाले, उन्होंने तो एक मुद्दत तक ये नहीं माना कि ग्वालियर की जंग के दूसरे दिन कोई स्त्री या रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी। बुंदेली लोकगीतों में आता है और बार बार आता है कि ग्वालियर की जंग के दूसरे दिन रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि काली, शक्ति, दुर्गा और भवानी यकजा होकर दुश्मनों का सामना कर रही थी। तो रानी पूरा जोर लगा रही थी। घोड़ा बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था, तलवार अफसानवी तरीके से उठ रही थी, चल रही थी, और नाला बिल्कुल सामने था, और नाले के पार करते ही दूसरा दौर आ जाना था। मगर तभी एक गोली चली जो रानी की खास सहेली मुंदर के जा लगी। मुंदर जोर से चिल्लाई, भाई साहब मैं मरी। रानी ने रघुनाथ सिंह को इशारा किया, जाओ मुंदर के शव को संभालो। रानी बाकी साथियों के साथ अंग्रेजों से मोर्चा ले रही थी। रानी ने घोड़े को पार कराने के लिए, सोन रेखा पार कराने के लिए ऐड़ दी। सोन रेखा नाला पार करते ही सारी मुश्किल हल हो जानी थी, मगर घोड़ा अड़ गया। इतने में एक अंग्रेजी सवार आया, उसने गोली दागी, गोली रानी की जांघ पर लगी, खून का फव्वारा छूटा। रानी ने फिर से अपने घोड़े को ऐड़ दी, उसे बढ़ाना चाहा, मगर घोड़ा अड़ गया, 1 इंच नहीं हिला, दोनों पैर उठाकर खड़ा हो गया। रानी उसे पुचकारने लगी, उसके कान में उसे कुछ समझाने लगी, मगर घोड़ा नहीं हिला। इतने में 2 अंग्रेजी सवार पीछे से आगे आए। दोनों ने रानी पर वार किया। एक को रानी ने अपनी तलवार से काट दिया, मगर
एक अपने हमले में कामयाब हो गया। उसने रानी के सर पर वार किया। रानी के सर का दायां हिस्सा गहरा कट गया, एक आंख बाहर निकल गई, खून के धारे बह चले थे। रानी बस बेहोश होने ही वाली थी, मगर ऐसी हालत में भी, हाजरीन, ऐसी हालत में भी उस वीरांगना ने तलवार घुमाई और उस हमलावर को काट दिया। रघुनाथ सिंह, प्रताप सिंह, गुल मोहम्मद और बाकी सब लोग जब तक रानी के पास आए, रानी बेहोश हो चुकी थी। घोड़े की पीठ पर ढाल पड़ी थी। पास ही बाबा गंगादास की कुटिया थी। रानी के साथ ही उन्हें लेकर बड़ी एहतियात से बाबा गंगादास की कुटिया में उनके आश्रम में पहुंचे। रानी को आश्रम की जमीन पर अदब से लिटा दिया गया। उनका पूरा जिस्म घायल था, लहूलुहान था, खून के धारे बह रहे थे। रानी बेहोश थी और उनके चेहरे पर इस आलम में भी एक तेज था, एक चमक थी, एक कांति थी, एक नूर था, एक सूर्य था। बाबा गंगादास इस चेहरे को देखते रहे। फिर उन्होंने थोड़ा सा गंगा जल रानी के मुंह में डाला तो रानी ने एक लम्हे को जैसे बुदबुदाते हुए गीता के श्लोक पढ़े और फिर खुद को शांत कर लिया। बाबा गंगादास देर तक रानी को एक तक देखते रहे और फिर अनायास उनके मुंह से निकला कि अमर हो गई झांसी की रानी। इतना सुनना था कि रानी के साथी खुद पे काबू नहीं रख पाए। फूट फूट कर, बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर बच्चों की तरह रोने लगे। संभालने से संभलते ही ना थे। बाबा गंगादास ने तेवर कड़े किए और उनसे झिड़क कर कहा, संभालो अपने आप को। ऐसी वीरांगना की वीर गति पर आंसू बहाना उसकी वीर गति का अपमान है। अमर है झांसी की रानी, आगे की तैयारी करो। सारे साथियों ने कुटिया में मौजूद सूखी लकड़ियों और घास फूस से उस वीरांगना की चिता तैयार की। बड़े अदब के साथ उस वीरांगना को चिता पर लिटा दिया और बरसती हुई आंखों के साथ, लरसते हुए हाथों के साथ, भर्राए हुए गले के साथ उस वीरांगना का अग्नि संस्कार कर दिया। चिता से उठता धुआं अनंत में विलीन हो गया। रानी का जो खून कुटिया की जमीन पर बह चला था उसे एहतियात से साफ कर दिया गया, मिटा दिया गया ताकि अंग्रेजों को रानी का सुराग न मिल सके। मगर हाजरीन, उस खून ने, उस पवित्र खून ने, उस महान रक्त ने पृथ्वी पर जो इतिहास लिख दिया वो अमर रहा। झांसी की रानी अमर हो गई। पूरी दुनिया के इतिहास में साहस की ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती जब 23 साल की एक नवयौवना ने दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत को, जिसका सूरज डूबता ही ना था, उसको इस कदर छकाया हो, इस कदर हराया हो। झांसी में, झांसी के बाद कालपी में, बांडेर में, कोंच में, गोपालपुरा में, ग्वालियर में, हर जगह रानी अंग्रेजों पर भारी पड़ती चली गई, उन्हें हराती चली गई और बार बार हारने वाला जनरल यूरोस आखिरी लड़ाई रानी से तब हारा जब क्योंकि रानी ने उसे इस तरह से हराया कि ये साबित किया कि जब एक हिंदुस्तानी स्त्री अपने स्वाभिमान की आवाज पर उठ खड़ी होती है तो किसी अगर मगर की गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। सिर्फ रानी के साथ लड़ाई लड़ने का इनाम यूरोस को यह मिला कि कुछ ही वक्त बाद उसे हिंदुस्तान में ब्रिटिश आर्मी का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। और रानी वो तो जैसे अमर हो गई और आज भी अमर है हर हिंदुस्तानी
के दिल में, खास तौर पर स्त्रियों के हृदय में साहस की मूर्तिमान मिसाल बनकर आज भी जब कोई स्त्री कोई हिम्मत का काम करती है तो उसे रानी झांसी से ही मिसाल दी जाती है कि तुम तो झांसी की रानी बन गई। साहस का इससे बड़ा सम्मान, इससे बड़ी लोक स्मृति और क्या होगी। जाओ रानी, याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। चुप होवे इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक है तू ही, तेरा स्मारक है तू ही, तू खुद एक निशानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी